फ्रेंड्स, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया है, हम आज बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस पर कि मेंस का पैटर्न क्या होता है, हमें उस टाइम पे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है या फिर हम कैसे तैयारी करें, क्या चीज़ करें, क्या चीज़ नहीं करें। मेरे चैनल पर एमपीपीएससी मेंस 2021 के सारे पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको एक बार देखना है कि एमपीपीएससी कैसे पेपर देता है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके सारे 6 पेपर मेंस के देख सकते हैं। जब मैं पेपर अपलोड कर रही थी तब मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे कि एमपीपीएससी मेंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर मैंने सोचा कि एक पूरा वीडियो लाया जाए जिसमें मैं आपको गाइड कर सकूं कि अभी हमारा जो अक्टूबर में मेंस होने वाला है 2022 वाला, उसमें आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी तैयारी आपको करके जानी चाहिए पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई को भी आप किस तरह से स्मार्टली अरेंज कर सकते हैं अपने नोट्स को, ताकि आपको एंड टाइम पे हेल्पफुल हो वो सारे नोट्स। ठीक है, तो ये सारे टिप्स आपके लिए ज़रूर मददगार होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जिसका भी मेंस है प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस डाउट में हैं कि अक्टूबर में मेंस होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो हो सकता है चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाए और हमारा पेपर ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% चांस है कि हमारा पेपर ज़रूर होगा, क्योंकि चुनाव से पहले उनको कोई भी इमेज ख़राब नहीं करनी है अपनी, ताकि चुनाव पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अगर नवंबर एंड में चुनाव होने वाले हैं तो हमारा तो अक्टूबर एंड में है, तो हो सकता है कि हमारा पेपर हो। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल इस हिसाब से रखना कि पेपर होने वाला है। अगर आगे बढ़ता है तो इट इज़ गुड फॉर अस कि और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, पर अगर हो जाता है तो कम से कम अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप को इसी बात से प्रिपेयर रखें कि अपना पेपर होने वाला है और 1 महीने में अब हमें सारी चीज़ें बाइंड अप करनी है। मतलब जो भी पढ़ लिया है अब वही रिवीजन करना है बार बार और उसी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई बिल्कुल भी मत करना। अब जितने भी हमारे 6 पेपर हैं उसमें सबसे पहला जो पेपर होता है उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपना पेपर है ना, जैसे 30 को है इस बार, और या फिर आगे वाले बच्चे भी अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तो जब भी आपका फर्स्ट पेपर होता है उसके 2-3 दिन पहले आप फर्स्ट पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स भी हैं तो उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, आराम से फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे आपको जितना चाहिए उतना टाइम मिल जाता है। बस सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, ये 2 पेपर ऐसे हैं जो लेंदी भी है, 2-2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, सेक्शन वाइज आता है इसमें, और थर्ड यूनिट में 10 यूनिट्स हैं, थर्ड पेपर में 10 यूनिट्स हैं और सेकंड पेपर में 2 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट की 5-5 यूनिट, इसमें भी 10 है, तो दोनों में 10-10 यूनिट्स हैं। आपको वहाँ से पेपर दे के आना है सेंटर से घर, उसके बाद वापस से तैयारी करनी है सेकंड पेपर की, क्योंकि पेपर लगातार होते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी बात पूछी थी कि मैम हमारे जो 2 सेक्शन में पेपर होते हैं वो दोनों सेक्शन एक ही टाइम पे होते हैं या अलग अलग, 1.5 घंटे का अलग हो रहा है, 1.5 घंटे का अलग। तो जाहिर सी बात है कि 3 घंटे आपको मिलते हैं, दोनों सेक्शन की कॉपी आपको एक साथ दे दी जाती है। आपको जो भी पेपर पहले करना है आप वो कर सकते हैं। सेक्शन सेकंड आपको पहले करना है तो आप पहले वो कर लो, सेक्शन फर्स्ट आपको पहले करना है तो वो कर लो, पर आपको दोनों के लिए ऐसा 1.5 घंटा बांट लेना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे किसी पेपर को 2 घंटे दे देते हैं, तो 1 घंटे में आपको सेकंड जो सेक्शन है वो करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है करना। इसीलिए प्लीज़ 1.5 घंटे में ही अपना एक सेक्शन कंप्लीट करें। जो हमारे फर्स्ट 2 पेपर हैं वो 2 सेक्शन में आएंगे, 2 कॉपीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, और वो 2 कॉपीज़ आपको एंड में सबमिट करनी है एक साथ। तो आपको जिस तरह से भी अरेंज करना है अपना आप कर सकते हैं। पहले सेकंड सेक्शन करना है तो पहले सेकंड सेक्शन कर सकते हैं, पहले फर्स्ट करना है तो पहले फर्स्ट कर सकते हैं, पर प्लीज़ जो घड़ी है उस पर ध्यान रखना है। जो भी आपका हॉल है उसमें जो घड़ी लगी होती है उस पर बिल्कुल अपनी निगाहें जमा के रखनी है, बार बार देखते जाना है कि आप टाइम से चल रहे हैं या नहीं, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों कॉपी एक साथ मिलती है और वही दोनों कॉपी आपको साथ में ही रिटर्न करनी होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले 2 पेपर की। थर्ड पेपर में तो एक बड़ी कॉपी ही आती है, 10 यूनिट का एक साथ पूछते हैं, तो वो एक कॉपी ही रहती है और 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, पेपर का साइज सेम रहता है, तो आपको 2 कॉपी ना मिलकर सिर्फ 1 कॉपी मिलती है। एथिक्स के पेपर में आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब आराम से आप पेपर कर सकते हैं कंप्लीट।
तो एथिक्स के पेपर में बिल्कुल टाइम का कोई टेंशन नहीं होता। हिंदी का पेपर और ऐसे हिंदी के पेपर में भी बिल्कुल टाइम का कोई लोड नहीं होता, आराम आराम से आप पेपर कर सकते हैं। पर जो ऐसे वाला पेपर है ना, उसमें आपको स्पीड से लिखना है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, क्योंकि हम लोगों ने सारे पेपर इंग्लिश में दिए होते हैं और हिंदी में हमें स्पीड बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं होती है। और आपको ऐसे जो लिखना है वो हिंदी में लिखना है, चाहे आप किसी भी मीडियम के हो, आपको जो हिंदी और ऐसे वाला पेपर है वो हिंदी में ही देना है। तो ऐसे को हिंदी में इतनी स्पीड में लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और हिंदी वाले भी हैं, वो प्लीज़ ऐसे की तैयारी अच्छे से करें। मेन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से कम 5-6 ऐसे लिखें। जो 1000 शब्द का ऐसे होता है वो कम से कम 5-6 आपको लिखने चाहिए, ठीक है। और जितने भी टॉपिक आपके मेंशन हैं ऐसे में, उन सब पर आपको तैयारी करके जानी चाहिए कि अगर कोटेशन आपको लिखना पड़े तो आप क्या कोट करोगे। किसी भी पर्सनैलिटी का, फेमस पर्सनैलिटी का कोई कोटेशन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक मेंशन हैं अपने सिलेबस में, प्लीज़ उनको 1000 शब्द में तैयार कर लें सभी टॉपिक्स को, ताकि आपको वहाँ पे स्पीड से लिखने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेंटर की, कि अगर जो हमारा सेंटर है वो ज़्यादा दूर आता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और फिर मेंस में आए हैं, और हमें पता है कि पेपर लगातार होने वाले हैं, 6 के 6 दिन हमारे पेपर होने वाले हैं। तो जहाँ पे भी आपका सेंटर आया और अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो प्लीज़ सेंटर के पास ही कोई कमरा वगैरह ले लीजिए, या फिर किसी घर पे बात कर लीजिए कि हम आपके यहाँ स्टे कर सकते हैं, या आप चार्जेस बता दीजिए उस हिसाब से, ताकि सेंटर के पास ही अपना कमरा हो जाए, ताकि हम वहाँ जैसे ही पेपर दे के घर आए फटाफट अपना खाना खाया और पढ़ने बैठ जाए सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। और अगर आप रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो सेकंड पेपर नहीं लिख पाएंगे, सेकंड और थर्ड पेपर। और प्लीज़ सेकंड और थर्ड पेपर के शॉर्ट नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो 10-10 यूनिट एक ही दिन में रिवीजन देनी है। एक दिन भी पूरा नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि पेपर दे के आप आओगे उसके बाद आपको आधा दिन ही मिलेगा, ठीक है। और पेपर का भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि अरे यार ये छोड़ दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। तो जो पेपर हो चुका होता है उसका भी थोड़ा टेंशन रहता है अगर वो अच्छा नहीं जाए तो प्लीज़ उस पेपर के बारे में मत सोचना, और आकर अपने जो अगला वाला पेपर है ना उस पर ध्यान देना। जो हो गया वो हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, अगर फर्स्ट पेपर बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव अपने सेकंड पेपर पे डालते हैं, क्योंकि पेपर देकर आए और उसी बात पे रोने लग गए कि अरे यार ये पेपर अच्छा नहीं है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके कारण सेकंड पेपर पे ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, एक साथ रो लेना 6 पेपर के बाद, पर जैसे ही पेपर दे के घर आते हो पेपर को देखना भी नहीं है, घर आकर वापस अपने सेकंड पेपर पे लग जाना है। सेकंड पेपर के जो शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते जाओ अच्छे से, एक बार रीड पूरा कर लो, ताकि वहाँ पे आपको डेटा, फैक्ट्स, सारी चीज़ें अच्छे से याद आ जाए। और रही बात पेपर कंप्लीट करने की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डरा दिया जाता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो जो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉपीज़ मिलती हैं जब हम टेस्ट सीरीज़ लगवाते हैं मेंस की, और जो कोचिंग वाले आपको कॉपी देते हैं वो बहुत लेंदी होती है। वो लोग स्पेस भी बड़ा बड़ा देते हैं, लाइन के बीच में गैपिंग भी बड़ी बड़ी देते हैं, लाइन्स भी बड़ी बड़ी देते हैं। एक्चुअल कॉपी ऐसी नहीं आती है। एक्चुअल कॉपी में स्पेस भी कम होगा, लाइन्स के बीच में स्पेस कम होगा, और ऐसे में भी कम होगा, मतलब एक लाइन में ज़्यादा शब्द नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो उतने ही में आपको अपना पूरा आंसर लिखना होता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि स्पेस वो लोग कम दे रहे हैं, जो एक्चुअल कॉपी आ रही है ना उसमें स्पेस भी कम हो रहा है, प्लस आपको कॉपी का जो क्वालिटी है ना वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं मिलने वाला है। मैं जब गई तो मेरा फर्स्ट मेंस था और मैंने देखा कॉपी, टेस्ट सीरीज़ वाली कॉपी इतनी अच्छी होती हैं, और वहाँ पे कॉपी ऐसी थी कि मतलब आप लिख रहे हैं और पीछे छप जाता है। अगर आपने ऐसा वाला बॉल पेन लिया है जो थोड़ा डार्क चलता है तो आपका पूरा पेपर जो आप आगे लिखोगे वो पीछे छप जाएगा, तो पीछे लिखोगे तो फिर आगे, तो वो बहुत पतला पेपर होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा पेन लेना है जो थोड़ा सॉफ्ट चले, ताकि आपके पेपर में छेद भी ना हो, क्योंकि पतला क्वालिटी अच्छी नहीं है पेपर की, तो फटनी भी नहीं चाहिए कॉपी, तो सॉफ्ट चलना चाहिए, ऐसा पेन आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। एक और बात होती है कि मैं अपना मेंस का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग गए और हम लोगों को टेबल चेयर प्रॉपर नहीं मिली। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं हम लोग, तो हमें प्रॉपर टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, और यहाँ पे ऐसे साइज़ पे अपन को लिखने की आदत होती है, जैसा टेबल रहता है ना उस पर अपन को लिखने की आदत होती है। हम लोगों के साथ ऐसा हुआ कि हमें टेबल नहीं दी गई,
जो चेयर, जो बच्चों की चेयर होती है ना, जिसमें कंप्यूटर लैब वगैरह में आप लोग गए होंगे या फिर कॉलेज वगैरह में जो चेयर होती है और चेयर पे ही एक छोटा सा टेबल अटैच होता है, बिल्कुल ऐसी चेयर जिसमें टेबल जैसा पटिया अटैच होता है, क्या बोल रही शीतल, अटैच होता है, सॉरी। तो वो जो चेयर होती है उसमें ही छोटा सा पटिया अटैच था। तो मतलब हमको इतना झुक कर लिखना पड़ा ना कि पीठ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी, मेरी नेक में इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था कि मैं आगे पढ़ भी नहीं पाती थी। 2 पेपर के बाद तो पूरी पीठ भयंकर दर्द होने लग गई थी। कुछ बच्चों ने तो शिकायत की तो उनको टेबल अरेंज करके दे दी गई, पर सारे बच्चों के लिए ये फैसिलिटी नहीं थी। जिनको थोड़ा अगर प्रॉब्लम है कोई फिजिकली, उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट किया गया। बाकी सबको मतलब हम लोगों को तो वही एक चेयर थी जिसमें एक पट्टी जैसा अटैच था, उसी पे लिखकर आपको अपना दोनों पेपर देना। तो पता है पेपर रखने तक की जगह नहीं थी। आप उसके अपने पेन रखोगे या फिर 2 जो सेक्शन की कॉपीज है वो रखोगे, पेपर रखोगे, अपने जो ID कार्ड्स आप ले जाते हो वो भी टेबल पे रखने की जगह नहीं थी। ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि वो पटिया बहुत छोटा होता है, ठीक है, उस पर आपको लिखना भी है और आपको बीच में रुकना नहीं है। तो आपको कुछ भी वैसा नहीं चाहिए जो जिससे परेशानी हो। तो हमने क्या किया था, हमारा जो बाकी का स्टफ था उसको नीचे रखा और कॉपीज ही रखी ऊपर और फटाफट लिखते गए। तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चे ना इसके कारण अपने माइंड पे चीज़ें ले आते कि यार इसमें तो मेरा पेपर बिल्कुल कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये चेयर है, बाकी बच्चों को टेबल मिल रही है, तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें उस टाइम पे दिमाग में मत लाओ, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग आपकी जो टेबल चेयर है उसको चेंज करने वाले नहीं हैं। और ये चीज़ आप MPPSC वालों को बोलने नहीं वाले हैं जाकर कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसको वो लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन उसी पेपर पे डिपेंड करता है जो आप देने वाले हैं, तो आपको अच्छे से देना है। ठीक है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ होती हैं इनको प्लीज़ अपने दिमाग पे मत आने देना। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये हमारे साथ इम्पार्शलिटी है। जिनको प्रॉपर टेबल और चेयर मिली उनकी स्पीड अच्छी आई होगी, जाहिर सी बात है स्पीड अच्छी आई होगी, क्योंकि हमें हमेशा से इस लेवल पे लिखने की आदत रही है। आप ऐसे झुककर पेपर कैसे दोगे, और वो भी इतनी कम स्पेस पे। पर ऐसा हुआ, मेरे साथ भी हुआ और हमारे साथ जितने भी हमारे हॉल में बच्चे बैठे थे वो सब परेशान थे, पर उन्होंने वो चीज़ ना अपने पेपर पे नहीं उतारी। अगर आप ये चीज़ें दिमाग पे ले आओगे ना कि अरे यार ये चीज़ गलत हो गई अपने साथ, अब तो पेपर छूटने वाला है, ऐसे कैसे अरेंज होगा, तो फिर सच में पूरे पेपर में आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहेगी और पेपर बिगड़ने वाला है। तो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अगर गलत हो रहा है ना तो उसको पॉजिटिवली सोचना है। उस टाइम पे कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं लाना है। जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। ये सोचो कि ये हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो हुआ अच्छे के लिए हुआ, सब कुछ अच्छे के लिए हुआ, यही सोचना है। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में पिछले टॉपर का एक मैंने वीडियो देखा था, उनकी बात आई थी। उनके साथ ये हुआ था कि पेपर 3rd में जो लास्ट वाले 11 मार्कर होते हैं उसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, और वाले जो ऑप्शन मिलते हैं ना वो नहीं दिए थे। तो उनने मुझे मतलब उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अच्छा हुआ, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, परेशान हो गए उस चीज़ को लेकर। वो परेशानी उनके पेपर पे उतरी, पर वो जो मैम हैं जिन्होंने टॉप किया वो खुश हो गई कि अच्छा है कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला, मुझे इसमें और इसमें सोचना नहीं है, जो दिया है वही करना है। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि उन्होंने जो अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ भी हो रही है ना उसको आप अच्छा सोचो कि ये जो चीज़ हुई है ना ये मेरे अच्छे के लिए हुई है, तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर कन्वर्ट हो जाती है आपके अच्छे में। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा हमारे साथ होता है। तो अगर आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ भी हो रही है एग्ज़ाम के टाइम पे, तो प्लीज़ उसको अपने दिमाग पे मत हावी होने देना, नहीं तो आपका पेपर बिगड़ने वाला है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसके कारण हमारा पेपर बिगड़ सकता है। तो प्लीज़ उस टाइम पे आपको शांत रहना है, काम डाउन रहना है, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, ये सोचना पेपर के बाद देखेंगे, जो भी है अब जैसा भी है इसी में मैनेज करना है, इसी में आपको पेपर देना है अपना। तो जो हमारे पास टेबल आई थी उसी में हम लोगों को पेपर देना था और हमने दिया। अब जो भी है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, बहुत सारे बच्चों को अच्छी टेबल मिली, पर अब जो भी है वो वही है। हम लोग MPPSC से जाके नहीं बोलने वाले कि हमारे पास चेयर थी, हमारे पास ये थी तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो, वो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। जो हमारे जैसा आपने लिखा है वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें साइड में रख के सिर्फ अपनी कॉपी को अच्छा बनाने की
अच्छे से लिखने की, सारे साफ साफ राइटिंग में डायग्राम बनाने का, ये सारा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें अपने माइंड पे ले आए ना तो आप भूल जाओगे कि आपको डायग्राम भी बनाना है, आपको अंडरलाइन करना है, आपको पॉइंट्स लिखने हैं अच्छे अच्छे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कुछ नहीं याद रखना है तो वो है जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको प्लीज़ मत याद रखना, सिर्फ उस टाइम पे याद रखना है कि पेपर अच्छा जाना चाहिए हमारा, ठीक है। और जो बच्चों को लगता है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जो साइज़ है ना एमपीपीएससी की कॉपीज़ में, जो एक्चुअल कॉपीज़ आती है सेंटर के द्वारा, एमपीपीएससी के द्वारा, वो उसमें साइज़ कम ही होता है। तो आपको कम ही लिखना है। आपको तो बस ये आदत डाल लेनी चाहिए कि जो टेस्ट सीरीज़ में जितना स्पेस आपको मिल रहा है ना उतना नहीं मिलने वाला है। मतलब जो 5 मार्कर होते हैं ना, 3 मार्कर में तो आपको स्पेस है ही नहीं। जो पूछा है बस उतना जवाब देना है। अगर कोई टॉपिक पूछा है तो उस पर 3 पॉइंट लिखना है। कोई पर्टिकुलर ईयर पूछा है कि ये स्कीम है, ये कितने कौन से साल में आई, तो बस वो साल लिख के छोड़ दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करना। अगर कोई कुछ भी पूछा है, जैसे कोई भी स्कीम है, मिड डे मील कब आई या कुछ भी, तो कब आई, उन्होंने बस वो साल पूछा है तो वो साल लिखकर और छोड़ दो, वो डेट लिखकर और छोड़ दो। उसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की कि इसका ये पर्पस था, ये तब आई थी, इसमें मिनिस्ट्री ये है, नहीं लिखना है। जो पूछा है सिर्फ उतना लिखना है 3 मार्कर में, ठीक है। 5 मार्कर में भी बच्चे ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को प्लान करके जाते हैं कि हमें वहाँ पे इंट्रो भी लिखना है, कंक्लूजन भी लिखना है। अगर आप इंट्रो कंक्लूजन लिखने बैठोगे ना तो जो पूछा है एक्चुअल में वो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि स्पेस कम मिल रहा है। तो जब आप अगर आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छा कोई फैक्ट आता है तो आप दीजिए, पर कोशिश ये कीजिए मेन कि जो जो पूछ रहे हैं ना वो लोग, कि अगर पूछा उन्होंने कि इसके टाइप्स बताइए तो सीधे वो डालना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और टाइप्स बता देना है, सीधे टाइप्स बताना है। नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन। सिर्फ 11 मार्कर जो आंसर है ना एंड वाले बड़े बड़े, उसमें आपको अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है, अच्छा सा कंक्लूजन देना है, मेन बॉडी पे ध्यान देना है, डायग्राम बनाना है, सब कुछ करना है। पर ये जो 3 मार्कर और 5 मार्कर है ना, इसमें स्पेस कम मिल रहा है। आप इंट्रोडक्शन सोचने का भी टाइम नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा सोच के गए हैं, आपके पास है अच्छा फैक्ट, तो लिखना है। अदरवाइज जो पूछा है वो लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। तभी आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। और बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे आते हैं जो किसी ने कभी नहीं पढ़े होते हैं। जैसे फिजिक्स में भी इस बार आया था, साइंस थोड़ी उन्होंने ऐसी पूछ ली थी जो बच्चों को नहीं पता थी। तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं पेपर कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी लिख कर आ रहे हैं, ऐसा मत करना, वरना गलत इंप्रेशन जाता है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं पता है तो वो कुछ भी लिख रहे हैं। तो कुछ भी लिख कर नहीं आना है। अगर उसके आसपास की चीज़ें आपको पता है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता है तो वो लिख दो। पर ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ है और हम अनशन ही कुछ लिख कर आ रहे हैं, किसी और के बारे में लिख कर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये आपकी जो इम्प्रेशन है ना उसको ख़राब कर सकता है। 3 मार्कर में भी ये ध्यान देना, अगर कोई ऐसी स्कीम पूछ ली जो आपने नहीं पढ़ी, किसी की मिनिस्ट्री पूछिए कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से, आपको नहीं पता तो अनशन गलत डाटा मत देना, ठीक है। अगर आपको पता है चीज़ें तो एग्जैक्ट लिख कर आओ, नहीं पता है तो वो छोड़ दो, वरना आपके 5 मार्कर और 11 मार्कर भी उसी बेसिस पे चेक होंगे कि बच्चे ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मतलब बच्चा थोड़ा सा चालाक है और गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो वो और स्ट्रिक्टली आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 मार्कर को वैसे ही लिखना है, थोड़ा सा जो चीज़ें आती हैं वही लिखनी है, या उसके आसपास कोई चीज़ें आती हैं ना तो भी लिख दो, तो भी मत छोड़ के आओ। आसपास की चीज़ें पता है तो वो लिख कर आ जाओ। पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आप अनशनी डेटा दे रहे हो। मतलब पूछा कुछ और है, पूछा कश्मीर के बारे में तो आप नीचे साउथ के बारे में बता रहे हैं, ऐसा मत करना। बिल्कुल अपोजिट चीज़ें नहीं लिखनी है, तो फैक्ट मतलब फिर वो इम्प्रेशन आपका गलत चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है एमपीपीएससी को लेकर, छोटे मोटे भी, कि मैम क्या करना चाहिए, अगर हाँ कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्या लेकर जाना है, तो बच्चे एंड मोमेंट तक पढ़ते हैं। जो भी उनने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं वो फैक्ट वो पढ़ते रहते हैं। तो आपको वो जो भी आपको लगे वो वाली किताबें लेके जानी है, आप एंड तक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको आईडी कार्ड लेके जाना है अपना, जिससे वो आपका फ़ोटो मैच करेंगे। तो उसमें फ़ोटो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बहुत पुराना फ़ोटो वाला कोई आईडी कार्ड है तो प्लीज़ उसे रिनोवेट करा लीजिए। मतलब आपका जो अभी वाला फ़ोटो है ना उससे पहचान होनी चाहिए आपकी। एक फ़ोटो लेके जाना है, एक आईडी कार्ड लेके जाना है, और पेन आप 3-4 लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप टॉफ़ी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे अगर आपको एनर्जी लो लग रही है तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी लेके जा सकते हैं, जिसमें पानी आर पार दिखे। वैसा अगर आपको स्केल लेके जानी है तो आप स्केल लेकर भी जा सकते हैं, पर स्केल भी कौन सी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाली स्केल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डायग्राम वगैरह नहीं बन रहा उसमें, सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्केल हो
ट्रांसपेरेंट बॉटल हो तो पानी भी लेके जा सकते हैं, और पानी तो लेके जाना ही चाहिए, ठीक है। और स्केल भी लेके जा सकते हो, टॉफ़ीज़ भी लेके जा सकते हो छोटी छोटी, अगर आपको तब एनर्जी का प्रॉब्लम आ रहा है कि यार एनर्जी लो लग रही है, स्पीड नहीं आ रही है, भूख लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने फटाफट से टॉफ़ी खाई और वापस लिखने लग गए, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने एग्ज़ाम में ध्यान रख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। बाकी आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गणेश जी के आगमन से हमारी स्टडीज़ और अच्छी हों और जो भी हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको आवाज़ आ ही रही होगी कि गणेश जी आ रहे हैं, तो पटाखे वगैरह सबकी आवाज़ आ रही है, तो हाँ, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है मेंस को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। मैं उस पर शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगी, ताकि शॉर्ट वीडियो मेरे चल भी रहे हैं MPPSC टिप्स पर, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो पूछ लेना, उस पर हम लोग शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल पर प्रीलिम्स के लिए भी स्ट्रेटजी आने वाली है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।